नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संसद के उस खास भाषा की, उन शब्दों की जो हमारे लोकतंत्र की पूरी कार्रवाई को शेक देते हैं। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, असल में ये हमारे शासन की व्यवस्था की नींव हैं। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प दुनिया में मेरे साथ उतरने के लिए। अच्छा, जब हम खबरें सुनते या पढ़ते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव या सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित जैसे शब्द सामने आते हैं। कभी सोचा है कि इनका असली मतलब क्या होता है? अगर हाँ, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये सुनने में काफी भारी भरकम लगते हैं, पर सच तो ये है कि ये हमारे लोकतंत्र के डे टू डे कामकाज का बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आज हम यही करने वाले हैं, इन सारे शब्दों के रहस्य को खोलेंगे एक एक करके। हमारा मकसद इन्हें इतना आसान बना देना है कि हर कोई हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इस भाषा को समझ सके और ये जान सके कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में आखिर चल क्या रहा है। आज की हमारी पूरी बातचीत इन 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम संसद के कैलेंडर को समझेंगे, फिर बहस और जवाबदेही के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं वो जानेंगे। उसके बाद एक विधेयक कैसे कानून बनता है उस सफ़र को देखेंगे, और आखिर में इस पर बात करेंगे कि ये सारे शब्द इतने मायने क्यों रखते हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। संसद के सत्र को एक कैलेंडर की तरह सोचिए। उसकी एक शुरुआत होती है, बीच बीच में कुछ ब्रेक्स आते हैं और फिर एक अंत होता है। आइए इन सभी स्टेजेस को एक एक करके समझते हैं। हर सत्र की शुरुआत होती है समन या आह्वान से। यह असल में राष्ट्रपति की तरफ से एक ऑफिशियल बुलावा होता है। इसमें संसद के सभी सदस्यों को एक सेशन के लिए इकट्ठा होने को कहा जाता है। इसे आप सत्र की फॉर्मल बिगिनिंग मान सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल खुलने का अनाउंसमेंट होता है। अच्छा, जब सत्र चल रहा होता है तो सदन के अध्यक्ष कार्यवाही को कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं। इसे कहते हैं स्थगन। ये बस एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन कभी-कभी सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित यानी एडजर्नमेंट साइन डाई भी किया जाता है। इसका मतलब है कि अगली बैठक कब होगी इसकी कोई तारीख तय नहीं है, और ये एक इशारा होता है कि सत्र अब खत्म होने वाला है। और जब एक सेशन का सारा काम पूरा हो जाता है, तब राष्ट्रपति सत्रावसान की घोषणा करते हैं। इससे वो पर्टिकुलर सत्र, वो सेशन फॉर्मली खत्म हो जाता है। इसे एक सेमेस्टर के खत्म होने जैसा समझ सकते हैं। ध्यान रहे, इससे लोकसभा का कार्यकाल खत्म नहीं होता, सिर्फ वो एक सत्र खत्म होता है। और फिर आता है सबसे आखिरी स्टेप, विघटन। ये सिर्फ लोकसभा पर लागू होता है। इसका मतलब है कि सदन का 5 साल का कार्यकाल ही समाप्त हो गया है, या कुछ खास हालात में उसे पहले ही भंग कर दिया गया है। इसके बाद देश में आम चुनाव कराने पड़ते हैं। ये बिल्कुल फाइनल है, जैसे किसी कोर्स की ग्रेजुएशन, जिसके बाद एक नई शुरुआत होती है। संसद के कामकाज से जुड़ा एक और बहुत जरूरी शब्द है गणपूर्ति या कोरम। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी दिन सदन की कार्यवाही को शुरू करने के लिए कुल सदस्यों में से कम 10% का वहां मौजूद होना जरूरी है। अगर इतने सदस्य नहीं हैं तो सदन की बैठक हो ही नहीं सकती। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये माना जाता है कि इतने कम सदस्यों के साथ लिए गए फैसले पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे और उनकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठ सकता है। तो ये तो हो गई कैलेंडर की बात। अब चलते हैं अगले भाग पर और देखते हैं कि संसद में सरकार को अकाउंटेबल ठहराने के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ये संसद की सबसे डायनामिक और महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है, जहां असल में लोकतंत्र की परीक्षा होती है। संसद का दिन आमतौर पर सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होता है। ये वो 1 घंटा है जब सांसद मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज पर सीधे और तीखे सवाल पूछते हैं। फिर ठीक 12 बजे शुरू होता है शून्यकाल। और ये जो शून्यकाल है ना, ये बड़ा ही यूनिक है। ये एक भारतीय इनोवेशन है। इस दौरान कोई भी सदस्य बिना किसी प्री नोटिस के बहुत ज़रूरी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे उठा सकता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी जीवंत और कभी-कभी हंगामेदार भी हो जाता है। अब प्रश्नकाल में जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। पहले हैं तारांकित प्रश्न, जिन पर एक स्टार बना होता है। इनका जवाब मंत्री जी को सदन में बोलकर यानी मौखिक रूप से देना होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सदस्यों को तुरंत फॉलोअप सवाल यानी पूरक प्रश्न पूछने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ होते हैं अतारांकित प्रश्न, जिनका जवाब लिखित में दिया जाता है। इसलिए इस पर पूरक प्रश्न तो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन ये डिटेल जानकारी हासिल करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब इन 2 बहुत ही पावरफुल मोशंस को देखिए। अविश्वास प्रस्ताव पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ लाया जाता है, और अगर ये लोकसभा में पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं होता। दूसरी ओर निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री, कुछ मंत्रियों या सरकार की किसी खास नीति के खिलाफ लाया जाता है।
अगर ये पास हो जाए तो इसका मतलब सरकार की कड़ी निंदा करना है, पर इसमें सरकार का इस्तीफा देना जरूरी नहीं होता। अब आते हैं संसद के सबसे मुख्य काम पर, यानी कानून बनाना। चलिए समझते हैं कि कैसे एक आइडिया, एक विधेयक बनता है और फिर वो विधेयक अधिनियम तक का सफर कैसे तय करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और डिटेल प्रोसेस है, जिसके हर कदम पर जांच और बहस शामिल है। ये पूरी यात्रा 5 बड़े चरणों में होती है। सबसे पहले एक प्रस्तावित कानून का मसौदा यानी विधेयक पेश किया जाता है। फिर अक्सर इसे और गहरी जांच के लिए एक संसदीय समिति के पास भेज दिया जाता है, जहां विशेषज्ञ इसकी हर बारीकी को परखते हैं। इसके बाद इस पर संसद के दोनों सदनों में बहस होती है और इसे पारित किया जाता है। फिर ये जाता है राष्ट्रपति की सहमति के लिए, और जैसे ही उनकी मंजूरी मिलती है, ये विधेयक आधिकारिक तौर पर एक अधिनियम यानी देश का कानून बन जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए? इसी स्थिति के लिए होता है अध्यादेश। ये राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया एक अस्थायी कानून होता है। हालांकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, और जब भी संसद का अगला सत्र शुरू होता है तो इसे 6 हफ्तों के अंदर सदन से मंजूरी दिलवानी पड़ती है, वरना ये अपने आप खत्म हो जाता है। कानून बनाने की प्रक्रिया में 2 खास टूल्स भी हैं। पहला है धन विधेयक, जिसका संबंध टैक्स लगाने या सरकारी खर्चों से होता है। इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, और पैसों के मामले में जनता के प्रतिनिधियों का फैसला ही सबसे ऊपर माना जाता है। दूसरा है संयुक्त बैठक। इसे राष्ट्रपति तब बुलाते हैं जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई डेडलॉक यानी गतिरोध पैदा हो जाता है और कोई रास्ता नहीं निकलता। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। हमने इतने सारे तकनीकी शब्द सीखे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये शब्द हमारे लिए मायने क्यों रखते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। इस भाषा को समझना हमारे लोकतंत्र को एक्शन में देखने की, उसे समझने की चाबी है। ये शब्द सिर्फ राजनेताओं या एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। ये उस प्रोसेस की भाषा है जिससे हमारा देश चलता है। इन शब्दों को समझकर ही हम सरकार के कामकाज पर बेहतर नजर रख सकते हैं और उसे जवाबदेह ठहरा सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि हर लोकतंत्र की ताकत उसके नागरिकों की समझ में होती है। जब नागरिक जागरूक होते हैं, जब वे प्रक्रियाओं को समझते हैं, तभी लोकतंत्र असल में मजबूत बनता है। सिविक लिटरेसी और एंगेजमेंट, यही एक हेल्दी डेमोक्रेसी की नींव है। तो अब जब संसद की भाषा से हमारा एक परिचय हो गया है, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे लोकतंत्र का और कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसे हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम जानेंगे उतना ही हमारा लोकतंत्र सशक्त होगा। इसी विचार के साथ आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।